जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर से पिछले 10 साल के पेपरों में, लास्ट 10 ईयर के हिस्ट्री के एग्जाम में इस चैप्टर से 3-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिन्हें हम बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो टोटल अराउंड 8 से 10 हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिनके आपके हर के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है आने वाले एग्जाम में, चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस करना क्या है बच्चों, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है और बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो अब आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जेएसके 12 क्लास, ठीक है, या फिर इंस्टा का और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये जो चैप्टर है, इसका 70 से लेके 80% जो भाग है वो महाभारत ग्रंथ पर आधारित। ठीक है, इससे 3 और 8 नंबर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि महाभारत का कोई एक लेखक था या अनेक थे, अर्थात महाभारत जो ग्रंथ है, क्या ये किसी एक व्यक्ति ने लिखी है या फिर एक से अधिक कई व्यक्तियों ने लिखी है। तो देखो भाई, अगर हम शास्त्र की माने तो महाभारत ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो भगवान श्री गणेश जी माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे रचयिता है बच्चों भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये महाभारत की मूल कथा के रचयिता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाट सारथी जो थे ये राजाओं के साथ में बेसिकली युद्ध क्षेत्र में जाते थे और ये देखते थे कि उनके राजा किस तरीके से क्या कूटनीति अपनाते हैं, कैसे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रहती हैं, उसके बारे में भाट सारथी कविताएं लिखते थे। पहले तो ये कविताएं मौखिक रूप से चलती थी, फिर धीरे धीरे करके इनको जो है महाभारत ग्रंथ में लिख दिया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ब्राह्मणों का। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग आज से 2600 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले ब्राह्मणों ने महाभारत ग्रंथ में लेखन कार्य शुरू किया था। जैसे ये वो समय था जब महाभारत की कथा कुरु और पांचाल, यानी कि कौरव और पांडव, इन दोनों के आसपास घूमती थी। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है, ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक काल है। कौन सा काल है, कौन सा समय है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का, जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। ठीक है ना, तब। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूँ कि महाभारत जो ग्रंथ है, जब ये शुरुआत में लिखा गया था तब इसमें मात्र 11,000 श्लोक थे। कितने, मात्र 11,000। लेकिन आज वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1,10,000 से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसमें कुछ कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ फैक्ट जोड़े जाते रहे हैं। हालांकि मूल कथा में मात्र 11,000 ही है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको महाभारत काल के दौरान जो पितृवंशिकता व्यवस्था देखी गई, इसके बारे में पता चलेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है। देखिए, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चली आती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके दादा, आपके जो बेसिकली परदादा थे, ठीक है, आपके परदादा के पास में कुल 100 करोड़ की जमीन थी। ठीक है, तो परदादा से वो जमीन हस्तांतरित हुई आपके दादा पर। ठीक है, आपके दादा से वो जमीन हस्तांतरित हुई आपके पापा पर, ठीक है, यानी कि आपके पिताजी पर, और फिर आपके पास आई। ठीक, फिर आपसे जाएगी आपके बेटे पर, फिर आपके बेटे से उसके बेटे पर। ठीक है ना, तो ये जो वंश परंपरा है, इसको बोलते हैं पितृवंशिकता। ठीक है, अब महाभारत में ये जो पितृवंशिकता है वो मेनली दो दलों के बीच में, एक कौरव और एक पांडव, इनके बीच में देखी गई। किस रूप में, भूमि को लेके और सत्ता को लेके जो संघर्ष हुआ था इसके बारे में। और जब संघर्ष होता है, सिंपल सी बात है, युद्ध होता है, और इस 18 जन के युद्ध में पांडव विजयी हो जाते हैं। ठीक है, और जब पांडव विजयी होते हैं तो पांडवों में जो युधिष्ठिर थे, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है ना, पांडवों के, पांडु के, तो उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो इसके इससे क्या पता चला कि जो भी
लड़कों में, ठीक है, जो भी पुत्र में सबसे बड़ा होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, पहला आदर्श। दूसरा आदर्श ये है कि अगर कभी पुत्र नहीं है तो वो किसी व्यक्ति को, किसी पुत्र को गोद लेकर उसको उत्तराधिकारी बना सकते थे। तीसरा आदर्श ये है कि अगर वो गोद नहीं लेते, ठीक है, कोई राजा अगर पुत्र नहीं है, गोद भी नहीं लेते हैं, तो वो अपने भाई को उत्तराधिकारी बना देते थे। ठीक है, कई बार भाई भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है और गोद भी नहीं लिया है, तो उनके जो रिश्तेदार होते थे वही उस सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। ठीक है, और पांचवा तो यहाँ तक ये देखा गया कि उस समय कुछ स्त्रियां ऐसी थी, स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, जो राजा के रूप में काम करती थी, रानी बन के काम करती थी, जैसे प्रभावती गुप्त, इन्होंने सत्ता का उपभोग किया था। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है पितृवंशिकता व्यवस्था की। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाभारत कालीन परिवारों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? यानी कि महाभारत समय के जो फैमिली होते थे, उस समय के जो परिवार होते थे, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है? तो पहले तो आप परिवार की परिभाषा समझो। परिवार जो थे, ये एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। अर्थात जैसे आजकल क्या होता है कि चाचा, मामा, मौसी, नाना, ये सभी अलग-अलग गाँव में रहते हैं, ठीक है? लेकिन उस समय क्या था, ये सभी एक समूह में रहा करते थे, जिसको क्या बोला जाता था? परिवार बोलते थे, ठीक है? और कई बार ऐसा देखा गया कि सभी परिवार एक जैसे भी नहीं होते थे, क्यों भाई? क्योंकि पारिवारिक जो लोग थे, इनकी गिनती उनके रिश्ते से होती थी और उनके क्रियाकलाप से होती थी, ठीक है? कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे परिवार के लोग भोजन को, अन्य जो संसाधन है, इनका आपस में मिल बांट कर उपयोग करते थे। ठीक है, वे एक ही साथ रहते थे, एक ही काम करते थे, या मतलब काम करते थे, एक ही साथ अनुष्ठानों को संपादित करते थे। ठीक है, पारिवारिक जो रिश्ते थे वो नैसर्गिक भी होते थे और रक्त संबंध। रक्त संबंध का अर्थ है कि आपके फैमिली के संबंध में, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है। नैसर्गिक का मतलब होता है जब रिश्ता दूसरी जगह जुड़ जाता है, जैसे आपकी शादी होती है तो आपकी वाइफ की जो फैमिली होगी, उनकी मूल फैमिली, उससे आपका जो रिश्ता जुड़ेगा वो नैसर्गिक होगा, ठीक है, उसकी फैमिली का। और जैसे आपकी सिस्टर है, उसकी जब शादी होगी, ठीक है, तो वो जो सिस्टर की जहाँ शादी होके जाएगी वो नैसर्गिक रिश्ता हो जाएगा, ठीक है ना? ये बोलते हैं। कुछ समाजों में भाई-बहन, चचेरे-मौसेरे इनको माना जाता था, ठीक है? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द जो है ये परिवार के लिए उपयोग होता था, और जाति शब्द जो बड़े-बड़े बांधव समूह होते थे, इनके लिए उपयोग होता था। ठीक है बच्चों? तो ये है महाभारत कालीन परिवारों के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महाभारत काल में स्त्री के गोत्र के नियम क्या थे तथा क्या इनका सर्वत्र पालन होता था? हैं? पहले तो आप ये समझिए कि गोत्र होता क्या है। तो प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और वह सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो गोत्र है, ठीक है, मान लेते हैं उस व्यक्ति का गोत्र अगर भारद्वाज है, ठीक है, तो भारद्वाज उसका जो गोत्र है वो कैसे पड़ा है? एक ऋषि के नाम पर पड़ा है, वैदिक ऋषि के नाम पर पड़ा है, और वे इसके वंशज हैं। ठीक है, गोत्र के बेसिकली बच्चों दो नियम हुआ करते थे। पहला नियम तो ये था कि जब स्त्री का विवाह हो जाएगा, तो विवाह होने के पश्चात वह पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र अपनाएगी। जैसे विवाह से पहले उसका गोत्र ए है, ठीक है, और जब उसकी शादी होती है तो उसका जो पति है उसका गोत्र अगर बी है, तो अब उसकी जो वाइफ होगी उससे बी गोत्र अपनाना होगा। ठीक है, दूसरा है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी कि जिसका, जैसे मान लीजिए लड़की का गोत्र ए है, तो वो एक गोत्र में कभी भी विवाह संबंध नहीं रखेगी। ए के अलावा बी से लेके जेड तक किसी भी गोत्र में विवाह संबंध रख सकते थे। ठीक है, ये दो थे। अब इसका भाई सर्वत्र पालन होता था या नहीं? तो जी नहीं, नहीं होता था। कैसे? पहला पॉइंट है सातवाहन शासक के बारे में। क्योंकि कुछ सातवाहन राजा जो थे, इन्होंने बहुपत्नी प्रथा को अपनाया। ठीक है, जो कि किसको इशारा करते हैं कि इन्होंने गोत्र के नियम का पालन नहीं किया, जो कि एक से अधिक पत्नी को दर्शाता है। ठीक है, साथ ही इन सातवाहन शासकों की कुछ रानियां ऐसी थी जिनके नाम में, नाम के आगे गौतम या फिर वशिष्ठ लगा हुआ होता था। अब देखिए, गौतम या फिर वशिष्ठ किन का नाम हो सकता है? वैदिक ऋषि का नाम हो सकता है, ठीक है, उनके पिता का नाम होगा। तो ये दर्शाते हैं कि उस समय जो पहला वाला नियम था, इसका सर्वत्र पालन नहीं होता था। ठीक है, साथ ही साथ बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंध की वजह से एक सुसंगठित समुदाय उभर पाता था।
सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से संबोधित किया गया। अब देखिए क्या है कि पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, ठीक है ना, ये एक नियम था। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जिनको उनके माता के नाम से संबोधित किया जाता, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इस समय माताएं भी महत्वपूर्ण रही होंगी। हालांकि ये उत्तराधिकारी के संबंध में ये तथ्य गौड़ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराधिकारी तो पिता का बेटा ही बनेगा ना, इसलिए। तो ये दो नियम हैं, ये गोत्र है, और ये उसके जो पालन नहीं होता है उसकी व्याख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मशास्त्र तथा धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, 8 प्रकार के विवाह पद्धति चलते थे, लेकिन 4 सबसे ज्यादा चलते थे। जिसमें पहला था बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा, यानी कि किसी व्यक्ति का गोत्र अगर ए है तो वो ए के अलावा बी से लेके जेड तक किसी भी गोत्र में शादी कर सकता था। दूसरा है अंतर्विवाह पद्धति। इसमें क्या होता था कि एक ही गोत्र के, एक ही कुल, एक ही जाति, एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में शादी कर लेते थे, ठीक है। तीसरा है बहुपति प्रथा, यानी कि एक से अधिक पति होना किसी पत्नी के। और चौथा है बहुपत्नी प्रथा, किसी पति के एक से अधिक पत्नियां होना, ठीक है। अब इसी संबंध में जो एक कन्यादान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट स्वरूप वर पक्ष को सौंपना पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। और आज भी सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जीते जी किसी भी लड़की का या फिर अपनी ही बेटी का कन्यादान कर दिया है तो उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के बारे में ये कहानी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि धर्मशास्त्रों में और धर्मसूत्रों में जो वर्ण है, ठीक है, इनके लिए आदर्श जीविका के नियम लिखिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो ब्राह्मण लोग हैं ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे मानते हैं, दैवीय व्यवस्था मानते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण राजाओं को ये उपदेश देते हैं कि हे राजाओं, ये वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है, इसीलिए तुम्हारा ये एक दायित्व बनता है कि तुम लोगों से इन नियमों का पालन करवाएं, ठीक है। साथ ही ब्राह्मणों ने राजाओं को और लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है ये जन्म पर आधारित होती है, जन्म के अनुसार होती है, ठीक है। अब क्या आदर्श जीविका के नियम है, तो पहले ब्राह्मणों की बात करें। ब्राह्मण बेसिकली वेदों का अध्ययन करते थे, लोगों को वेदों की शिक्षा देते थे, उनके लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ करवाते थे, दान देते थे और दान लेते थे। ये उनकी जीविका के नियम थे, ठीक है। दूसरी ओर क्षत्रियों की बात करेंगे तो क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और दान देते थे। ये क्षत्रियों के काम होते थे। तीसरे हैं वैश्य। वैश्य बेसिकली व्यापार, कृषि, ठीक है, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, ये काम करते थे। और जो चौथा पॉइंट है शूद्र, इसका बस एक ही काम था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के अनुसार जो आदर्श जीविका के नियम है वो कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति भी वर्ण की तरह ही होती थी, यानी कि जैसे अभी हमने वर्ण देखे, 4 वर्ण होते थे जो कि जन्म पर आधारित थे, तो क्या जाति भी ऐसे ही होती थी? जी हाँ, क्योंकि देखो, ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जो वर्ण थे वो जन्म पर आधारित थे, ठीक इसी तरीके से जाति भी जन्म पर आधारित होती, ठीक है। डिफरेंस इतना है कि वर्ण जहां पर मात्र 4 थे, वहीं जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, ठीक है। तीसरा, बहुत जगह इसका आमने सामना हुआ जाति का, कैसे कि कुछ मान लीजिए जंगल में रहने वाले लोग हैं, निषाद हैं, या फिर कोई व्यावसायिक काम करते हैं जैसे स्वर्णकार हैं, तो ऐसे लोगों को 4 वर्ण में नहीं रखा जा सकता था, तो इसीलिए उनको जाति में वर्गीकृत कर दिया गया था, ठीक है। और कुछ ऐसी जातियां होती थी जहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पे एक ही जाति के लोग रहते हैं और वो एक ही जैसा काम करते हैं, तो उनको श्रेणी में संगठित कर दिया जाता था कि आज से तुम श्रेणी हो, ठीक है। तो ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति कुछ इस तरह की रही थी, ठीक है बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये आया था पेपर में, कि पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में वर्णित
ये जो 4 वर्ण हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक पुरुष के शरीर से हुई है, जिसे आदि मानव कहते हैं। जैसे ब्राह्मण जो हैं, उनका मुंह है इस मानव के, ठीक है। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों का उत्पन्न हुआ है। वैश्य उनकी जंघा से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं, इनकी उत्पत्ति इस आदि मानव के पैरों से हुई है। इसीलिए ये जो ब्राह्मण है, वो वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था मानते हैं और कहते हैं कि जन्म के आधार पर ही तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो मानी जाएगी। ठीक है, तो ये पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांडालों के कर्तव्य किस ग्रंथ में दिए गए हैं तथा वह क्या है? देखो बच्चों, चांडालों के जो कर्तव्य हैं, इसके बारे में जानने से पहले चांडाल थे कौन, पहले ये समझ। ब्राह्मण जो थे, ये स्वयं को और अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते थे। ठीक है, वही ऐसे लोग जो मरे हुए जानवरों को छूते थे, ब्राह्मण उन्हें चंडाल बोलते थे। ठीक है, चंडालों को जो वर्ण व्यवस्था होती है, 4 वर्ण, उनसे बहुत ही अलग रखा गया। ठीक है, ब्राह्मण इन लोगों को देखना छूना अपवित्र मानते थे। ठीक है, चांडालों के जो कर्तव्य की सूची है, ये हमें मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ में मिलती है, जिसमें पहला काम ये था चंडालों का कि पहले तो इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, ये लोग मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार किया करते थे। ठीक है, और साथ ही जो मरे हुए लोगों के साथ में कपड़े आते थे और लोहे के जो आभूषण आते थे, ये इनका उपयोग करते थे। ठीक है, साथ ही लोगों के फेंके हुए बर्तनों का इन्हें इस्तेमाल करना होता। पांचवा, रात में गांव या फिर नगर में इनको चलने की अनुमति नहीं होती थी और एक वधिक के रूप में इनको काम करना पड़ता था। ठीक है, तो चांडालों के कर्तव्य इस तरीके से हैं जो कि इस ग्रंथ में दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है मनुस्मृति में जो चंडाल हैं इनके कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जो क्षत्रिय होंगे केवल वही राजा बनेंगे, लेकिन हमें इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिले, यानी कि जो क्षत्रिय नहीं थे वो भी राजा बने हैं, ऐसा देखा गया है। तो बताइए कैसे? ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले बात आती है मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, ये जो मौर्य वंश के शासक थे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि ये निम्न कुल के माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे शासक हैं शुंग व कब। ये जो हैं, ये खुद को मौर्यों का उत्तराधिकारी बताते थे और ये कहते थे कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वो व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली हो, संसाधन व समर्थन को जुटा सके। इनका मानना ये था कि ये कहना कि भाई जन्म के आधार पर ही आपको क्षत्रिय बनाया जाएगा, ये शायद ही निर्भर करता होगा इस बात पे। ठीक है ना, तो ये सुंगवा कब्र की बात है। तीसरा है बच्चों सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातवाहन। ये जो सातवाहन शासक थे, ये स्वयं को अनूठा ब्राह्मण मानते और इन्होंने कहा कि हमने बहुत से क्षत्रियों का हनन किया है और हमने 4 वर्ण की जो मर्यादा है इसको भी बनाए रखने का दावा किया, लेकिन इन्होंने अंतर्विवाह पद्धति का पालन किया। ठीक है, उसके बाद है शक शासक। बेसिकली भारत में ये जो शक शासक थे, ये मध्य एशिया से भारत आए थे। तो ब्राह्मण इन्हें बर्बर बोलते थे, अन्य देशी बोलते थे। बर्बर यानी कि जिनको कुछ आता जाता नहीं है, दूसरे देश से आए हैं और ये संस्कृत परिपाटी से अज्ञात है। ठीक है, और ब्राह्मण इन्हें मलेच्छ बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ राजा ऐसे थे जैसे राजा रुद्रदमन, ठीक है, और भी राजा शक शासक ऐसे थे जिन्हें भारत की संस्कृति के बारे में पता था। जैसे कि राजा रुद्रदमन के द्वारा जो भारत की सुदर्शन झील है, इसके सरोवर के जीर्णोद्वार का निर्माण इन्होंने ही करवाया। ठीक है, तो समझ गए कि हाँ, मौर्य वंश, शुंगवा कव्र, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, शक शासक, ये सभी अक्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय बने थे। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन जो है अभी तक 3-4 बार आया है, बच्चों का इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ध्यान से समझो। देखो, मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की एक झलक किस प्रकार देता है, समझो। यानी कि जो मंदसौर अभिलेख हमें 5वीं शताब्दी ईस्वी से प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से, आखिर ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जटिल सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके बारे में क्या बताते हैं वो समझाएं। ठीक है,
तो देखो मंदसौर अभिलेख में रेशम के जो बुनकर हैं इनकी एक श्रेणी का वर्णन किया, ठीक है। और ये श्रेणी मूलतः गुजरात प्रदेश के निवासी रहे थे, ठीक है, जो कि वहां से मंदसौर चले गए थे और उसमें मंदसौर को दसपुर कहा जाता, ठीक है। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी और कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपनाते थे। इससे ये पता चलता है कि सदस्य जो थे वो एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी भागीदारी उनकी हुआ करते थे, ठीक है। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित जो धन था इसको सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया था। जिन्होंने ये जो बुनकर श्रेणी हुआ करते थे ये, ठीक है। एक सबसे आखिरी क्वेश्चन है, नहीं अभी एक और आएगा आपका महाभारत के बारे में ही, कि महाभारत की भाषा और जो विषय वस्तु है इस पर प्रकाश डालें। तो महाभारत की भाषा विषय वस्तु को इतिहासकार दो शीर्षकों में बांटते हैं। पहले है आख्यान, दूसरे उपदेशात्मक। आख्यान में जो है वो कहानियां होती हैं और उपदेशात्मक भाग में समाज के आचार विचार मानदंड होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो उपदेश होते हैं इनमें एक बड़ी कहानी होती है और कई बार जो बड़ी कहानियां होती हैं इसमें एक उपदेश छुपा हुआ होता है, ठीक है। और ये महाभारत की जो विषय वस्तु है ये बेसिकली स्वजनों के बीच में हुए युद्ध की जो स्मृति है इसको बताती है, ठीक है बच्चों। तो ये महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में बात जी। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है, महाभारत एक सदृशता की खोज है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात महाभारत की खोज कैसे हुई ये बताना है। देखो महाभारत में हमें युद्ध, वन, राजमहल, बस्तियां, इन सभी के बारे में चित्रण मिलता है। तो इसी को देखते हुए 1951 और 52 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, जो पुरातत्व को खोजने की दिलचस्पी रखते हैं, उनका नाम था वीवी लाल। तो इन्होंने वर्तमान का जो मेरठ है, मेरठ के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन करवाया, ठीक है। क्योंकि बीबीलाल को ऐसा लगता था कि ये हस्तिनापुर जो है ये संभवतः कुरुओं की राजधानी रही होगी। और जब खुदाई करवाई तो उन्हें यहाँ पे आबादी के ना 5 स्तर के साक्ष्य, ठीक है, जिसमें से दूसरा और तीसरा हमारे लिए अहम है। 1, 4 और 5 ये जब आप एमए या फिर बीएड करेंगे तब पढ़ना, ठीक है। तो दूसरे स्तर के बारे में बीबीलाल कहते हैं कि जिस क्षेत्र का हमने उत्खनन करवाया वहां आवासों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं हमने देखा कि कोई प्लानिंग वगैरह इसको बनाने के लिए की गई होगी। यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं और कुछ दीवारों पर सरकंडे से बनाई गई थी और उनके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। तो मतलब घर जो है वो दूसरे स्तर पे कुछ अच्छे नहीं थे, कच्चे थे, ठीक है। अब जो इसका तीसरा स्तर है इसमें बताया जाता है कि तृतीय काल के घर, काल इन द सेंस कि तृतीय स्तर के घर ये कच्ची ईंटों से भी बने हुए थे और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। साथ ही कुछ गंदे नाले, शोषक घाट जो थे इनके पानी के निकास के लिए इनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। कुछ वेले कूपों का इस्तेमाल किया जाता था। कुएं हो गए, इनसे मल की निकासी के लिए गर्त वगैरह बनाए जाते थे, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि हालांकि दूसरा स्तर तो गरीबों का रहा होगा और तीसरा जो स्तर है ये अमीरों का, जिन्होंने प्लानिंग करके घर को बनाया था, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो चैप्टर था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसके हमने हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अराउंड 25 मिनट लगे हैं, लेकिन हाँ आपको समझ में अच्छा आ गया होगा। मैंने जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश की है ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो करना क्या, सिंपल सा, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।